हाँ, हेलो। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम प्रथम सारथी मल्होत्रा है। अभी जो मार्च 2021 के अंदर JEE का एग्ज़ाम हुआ था, मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ। मेरे रॉ मार्क्स 95 है, जो नॉर्मलाइज हो गए अराउंड 102 हो गए, और मेरी ऑल ओवर इंडिया रैंक 10 आई है। जो ये रॉ स्कोर 95 है, इसमें 55 मार्क्स में नॉन टेक्निकल पार्ट में थे और 40 मार्क्स टेक्निकल पार्ट में थे। तो प्रिपरेशन के लिए शुरू मैंने ऐसे करा कि नवंबर 2020 के अंदर इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था। उस टाइम मैं जॉब कर रहा था कॉर्पोरेट के अंदर, साथ साथ ही SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहा था। तो जैसे नोटिफिकेशन आया, मैं थोड़ा रिसर्च करा तो मुझे पता लगा कि इसमें टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पार्ट की वेटेज बिल्कुल इक्वल है। तो नॉन टेक्निकल पार्ट की मेरे कोई इशू नहीं था, इशू था टेक्निकल पार्ट का। तो मैंने जैसे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन में रिसर्च करते हैं यूट्यूब पे, मैंने तो रिसर्च करना शुरू करा। तो मुझे फिर पता लगा कि ये एग्ज़ाम बहुत नीश है। इसके ना ही यूट्यूब पे कोई स्पेसिफिक चैनल थे, ना ही इसके लिए कोई बुक्स अवेलेबल है, ना ही गूगल पे कोई गाइडेंस थी। तो जब मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी शुरू करी, तब मेरे को आपके चैनल का पता लगा। मैंने आपके चैनल की कुछ वीडियोस देखी, तो फिर मेरे को पता लगा कि आपका अपना एक शायद लक्ष्य बैच भी चल रहा है। तो मैंने उस बैच में एनरोल कर लिया। तो सबसे बड़ी एडवांटेज मेरे को ये हुआ कि जब आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, टाइम की बहुत लिमिटेशन होती है आपके पास। तो मेरे को एक स्पेसिफिक गाइडेंस मिल गई। तो फिर उसमें आप नरोत्तम शांडिल्य सर उसमें टेक्निकल पार्ट पढ़ा रहे थे और आप नॉन टेक पार्ट पढ़ा रहे थे। तो मुझे ज़्यादा बाहर वीडियो सर्च करने की या फिर स्टडी मटेरियल सर्च करने की इशू नहीं हुआ, और मैंने बस आप दोनों को फॉलो करा। एक लिमिटेड टाइम में मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ गया। हाँ, बाकी सर जैसे ही रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, उसके बाद वॉइस टेस्ट की डेट आ गई। तो बड़ा ही नर्वसनेस थी हम मुझे कि भाई वॉइस टेस्ट होता क्या है, इंटरव्यू से कैसे डिफरेंट है। मान लो कभी स्ट्रेस में कोई वर्ड फंबल हो गया या फिर स्टैमर कर दिया, कोई नर्वसनेस में कोई इशू तो नहीं आएगा इस बात का। बट जैसे ही वहाँ रूम में गए, इतना रिलैक्स्ड माहौल था, कोई इशू ही नहीं था किसी बात का। मतलब प्रोसीजर बिल्कुल ऐसा था कि 4 लोग बैठे हुए थे रूम के अंदर। उन्होंने हमसे रिज्यूमे मंगवाया था हमारा। उनमें से एक जो मैम थी, वो शायद से वॉइस को एनालाइज कर रही थी, आप ही कैसे बोलते हैं आप। तो और एक सर बैठे थे, उन्होंने रिज्यूमे पढ़ा मेरा। उस पर मैंने लिखा हुआ था कि गेट क्वालिफाइड है। तो उन सर ने बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे मेरे से कि आपने बैचलर्स कहाँ से करी है अपनी, आपका गेट क्वालिफाइड है तो आपकी क्या रैंक थी उसमें, आप गेट के थ्रू आगे कैरियर प्रोग्रेशन क्यों नहीं कर रहे अपना। बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन। इसको 4 से 5 मिनट ये कॉन्वर्सेशन चली होगी, पर ये कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में हुई थी। उसके बाद मैम ने मेरे को 4-5 एक छोटा सा पैसेज दिया, 4-5 लाइन का। उसको बोला रीड करने के लिए। वो पैसेज रीड करा मैंने। ये रीडिंग माइक पे करी थी मैंने। उसके बाद 5-6 वर्ड्स दिए थे बोलने के लिए माइक पे। उसके बाद एक साउंड निकालनी थी आ की माइक पे 10 सेकेंड के लिए। बस दैट इज़ इट। ये मैक्सिमम 10 मिनट्स का पूरा प्रोसीजर था ये हुआ। मतलब वॉइस टेस्ट तो बहुत ईजी है, इसमें बस आपको थोड़ा रिलैक्स रहना है और नर्वस नहीं होना बस। बाकी जैसे कुछ लोग हिंदी मीडियम के होते हैं तो बहुत स्ट्रेस लेते हैं कि भाई इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, क्या होगा ये होगा। वहाँ पे कोई आपसे मतलब कोई फ्लुएंसी की उम्मीद नहीं करता इतनी। हाँ, थोड़ी बहुत बोलनी आनी चाहिए आपको। और बस ये चेक करते हैं कि आपकी आवाज़ में नेचुरली स्टैमर तो नहीं करते, आप नेचुरली हकले नहीं हो। हाँ, अगर फिर भी थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस कम है कि आपको नर्वसनेस अभी भी ज़्यादा हो रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप थोड़ा सा बुक रीडिंग करनी शुरू कर दीजिए, न्यूज़पेपर रीड करना शुरू कर दीजिए। थोड़ी सी जैसे आप किसी फ्रेंड्स की अपनी हेल्प ले सकते हैं, उनमें उनसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं। बस इससे ज़्यादा नीड नहीं आएगी आपको। बाकी अपना बस थोड़ा सा कंपोज्ड रहना और आराम से वॉइस टेस्ट हो जाएगा आपका। बाकी सर मेरे नए बच्चों के लिए एडवाइस तो बस यही रहेगी कि मैं देखने में लगता है बहुत टफ एग्ज़ाम है, कि नॉन टेक्निकल पार्ट भी आ रहा है, इसमें टेक्निकल पार्ट भी आ रहा है। मतलब 3 to 4 मंथ्स मिलते हैं एग्ज़ाम को सिलेबस कवर करने के लिए। ये सिलेबस इतना सारा कैसे कवर करेंगे। पर मेरा एडवाइस ये है कि ये एग्ज़ाम देखने में बहुत टफ लगता है, पर वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्ज़ाम है ये। क्योंकि कंपटीशन बच्चे, पहले कुछ बच्चे तो सिलेबस देख के फॉर्म नहीं भरते। फिर कुछ बच्चे को लगता है तैयारी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, टेक्निकल पार्ट बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कुछ बच्चे वो देख के फॉर्म नहीं भरते। तो अगर आप थोड़े से 1-2 महीने स्टार्टिंग का थोड़ा सा हार्डवर्क कर लेंगे, परसिस्ट कर जाएंगे अपने हार्डवर्क को, तो ये एग्ज़ाम आपको बहुत ईजिली क्रैक हो जाएगा। बाकी सर मेरा एक एडवाइस और देना चाहूँगा बच्चों को, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में अपना आप काम रहे और कंपोज रहे। क्योंकि सर हमारे इस एग्ज़ाम के अंदर ऐसा हुआ था कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो प्रीवियस ईयर से बिल्कुल बदल के आ गया था। तो जनरली जो बंदा तैयारी करता है वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे करता है। तो कुछ बच्चे तो पैनिक में ही ये काम, कुछ क्वेश्चंस छोड़ आए। जैसे हम सेंटर से बाहर निकले थे, बच्चे बहुत पैनिक कर रहे थे, कह रहे थे कि
कि पैटर्न चेंज आ गया और इसी तंगी में ही वो क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो जो लोग काम थे कंपोज थे, एग्ज़ाम कंपैरेटिवली बहुत ईजी था, बट पैटर्न चेंज था, बच्चे इसी वजह से ही बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं। तो अगर काम रहेंगे, कंपोज रहेंगे, तो ना ही कि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा, आपकी लाइफ में आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा। बस तो थैंक यू। तो सर स्ट्रैटेजी के लिए ऐसा था कि मेरी जनरली ये स्ट्रैटेजी रहती है कि अगर एग्ज़ाम होने में टाइम है अभी, तो मैं हमेशा उन सब्जेक्ट पे फोकस करता हूँ जो मेरे अच्छे प्रिपेयर नहीं है, और अगर एग्ज़ाम में टाइम कम है तो अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता हूँ। तो होपफुली इस एग्ज़ाम जब नोटिफिकेशन निकला तो काफ़ी टाइम था, तो मेरा फोकस बस खाली यही था कि जो मेरा टेक्निकल पार्ट है जिसमें मैथ्स और फिजिक्स आता है, उस पर मैं कमांड बनाने की कोशिश करूँ अपनी। बाकी नॉन टेक्निकल पार्ट के लिए तो मैं एसएससी की तैयारी कर ही रहा था, तो मैं हर 2 या 3 दिन बाद एक मॉक दे देता था नॉन टेक्निकल पार्ट के लिए, और टेक्निकल पार्ट के लिए मैंने इंजीनियरिंग मैथ्स और फिजिक्स पे एक्स्ट्रा फोकस दिया। बाकी सर मेरा ये था कि मेरे को ऐसा लगता है कि जीके जनरली बच्चों की थोड़ी वीक होती है और उसमें कम मार्क्स स्कोर करते हैं जीके, और जीके में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, मेरे हमेशा अच्छे मार्क्स आए जीके के अंदर। तो मेरा ये फोकस था कि अगर जीके में मैं अच्छे मार्क्स ले आऊँ तो मेरे को 2-3 मार्क्स का बफर मिल जाता है वहाँ पे। अगर मैं किसी और सब्जेक्ट में स्लिप अप करता हूँ तो वो बफर मेरे को बचा सकता है, मतलब मेरे को एडवांटेज दे सकता है। तो इससे जीके को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने अपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब्जेक्ट पे फोकस तो करा ही, साथ साथ आप जो अपने डेली करंट अफेयर्स डालते हो अपने चैनल, यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल पे, साथ में बैंकर्स अड्डा की एक मंथली पीडीएफ की आती है एक, उसको मैंने डाउनलोड करके उनको याद करा, और इसका रिज़ल्ट ये था कि जीके में मेरे 9 नंबर आए 10 में से। तो मेरे को लगा इसने काफ़ी एडवांटेज दिया मेरे को। बाकी सर बुक्स एंड नोट्स के लिए, क्योंकि जैसे आपको बताया मैंने कि एग्ज़ाम बहुत नीश है, तो इस एग्ज़ाम के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं मिलेगी कहीं पे भी आपको, तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हर अलग अलग बुक ही लेनी पड़ेगी। तो जैसे नॉन टेक्निकल वाला पार्ट था उसके लिए सेम एसएससी वाला पैटर्न है, तो मैंने टेक्स्ट बुक की मेरे पास सीरीज़ थी, उसके रेगुलरली टेस्ट देते रहो तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा खास। बाकी जो टेक्निकल पार्ट है जिसमें मैथ्स और फिजिक्स आता है, उसमें नरोत्तम सर अपने हर 2-3 दिन बाद पीडीएफ डालते रहते थे ग्रुप पे फिजिक्स और मैथ्स के लिए, वो मोर दैन इनफ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, पैटर्न देख लो, वो भी मोर दैन इनफ है। पर अगर फिर भी आपको किसी परसेंट चांस में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अपने ऊपर, तो मैथ्स के लिए मैं ऐसा करता था कि गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। हाँ लेवल थोड़ा ऊपर है उनका, पर अगर आपसे हो जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा उससे। और फिजिक्स के लिए जेई मेंस के इसी लेवल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आप देख लेना, तो आपको उसका आइडिया लग जाता है कि लेवल कैसा आएगा। क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम था उसमें ऐसा था कि कुछ जो क्वेश्चन थे फिजिक्स के सेम जेई मेंस के उठ के आ गए थे, थोड़ा वैल्यू चेंज करके, तो अगर वो क्वेश्चन लग जाएंगे आपके तो कॉन्फिडेंस काफ़ी अप हो जाएगा।